हेलो एवरीवन, आई नमित एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। बच्चों, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में मेक इन इंडिया टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि मेक इन इंडिया क्या है, ये क्यों अप्लाई किया गया और इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट कितना सक्सेसफुल हुआ और अगर सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो उसके क्या रीज़न थे। चलिए जल्दी से काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा और हाँ, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए बेटा, ताकि आपको नोट्स बनाने में हेल्प हो। आप मेरी मेक इन इंडिया से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद ही आपको ये कॉन्सेप्ट आगे समझ आएगा कि एक्चुअली चल क्या रहा है हमारा टॉपिक में। तो एडवांटेजेस क्या है मेक इन इंडिया, अगर मेक इन इंडिया सक्सेसफुल हो जाता है या हो जाता तो इसके क्या एडवांटेजेस थे। नो डाउट कि इससे बहुत चीज़ें इंप्रूव हुई हैं, मगर ये उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया जितना सोचा गया था। तो क्या क्या बेनिफिट हुए हमें इससे। फर्स्ट, एक्सपैंड जीडीपी। नो डाउट हमारी जीडीपी बढ़ी है इससे, क्योंकि जब हम इंडिया में ही प्रोडक्शन करेंगे और ऑब्वियसली कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे चीज़ें बनाएंगे तो वो मार्केट में सस्ते रेट पर बिकेंगी। अब गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट अगर आप चीप रेट पर देंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स होंगी और प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, जिससे कि जीडीपी बढ़ी। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उसके लिए आपको लेबर की ज़रूरत होगी, अगर आप लोगों को जॉब्स देते हो तो रोज़गार बढ़ता है। थर्ड, इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने देखा था कि अगर हमें गुड्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो वो हमें रूरल एरिया से मंगवाने पड़ते थे, क्योंकि रॉ मटेरियल तो गांव में ही एग्रीकल्चर के थ्रू मिलता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें कनेक्टिविटी बढ़ानी पड़ी, रोड ट्रांसपोर्टेशन ब्रिजेस वगैरह बनाने पड़े, जिसकी वजह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो गया। देन इंक्रीज इन इनकम ऑफ पीपल। जब आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इनकम तो बढ़ ही जाएगी, और इनकम बढ़ेगी तो नेशनल इनकम भी बढ़ेगी। ठीक है, इसके बाद अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फॉरेन से आने लगी, जिससे कि इंडिया में जो कैपिटल की कमी थी वो पूरी होने लगी। नेक्स्ट, लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि अब हर चीज़ इंडिया में ही बन रही है, लेबर भी इंडिया का है, तो सस्ती दामों पर चीज़ें बनकर तैयार हो पा रही थी। नेक्स्ट, प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी तो सबको ही पता होगा, जैसे गाड़ी, बंगला, कार, बैंक बैलेंस, ये आपकी प्रॉपर्टी है, लेकिन ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या भला है भाई? चलिए मैं बताती हूँ। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है दिमाग। तो जब आप कोई दिमाग से कोई चीज़ बनाते हैं जिस पर सिर्फ आपका राइट है, उसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। इसको पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आप सभी ने टार्जन मूवी तो देखी होगी, है ना, अजय देवगन की। उसमें क्या था कि वो एक कार का मॉडल बनाता है, और ऐसी कार जो आज तक कहीं ना तो इंडिया में थी ना इंडिया के बाहर। अब वो ये चाहते थे कि कार का जो मैं मॉडल सेल कर रहा हूँ उस पर कार के पीछे उनका नाम लिखा आए। ठीक है, मतलब अजय देवगन का। लेकिन वो कंपनी जो थी उस चीज़ के लिए एग्री नहीं थी, और उसके बाद क्या हुआ वो सब आपको पता है, पूरी फिल्म में यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। अब उसने अपने दिमाग से वो चीज़ बनाई थी, इसलिए उस चीज़ पर उसका अधिकार है। तो इसी तरह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि क्रिएशन ऑफ माइंड, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए जब आप कोई चीज़ बनाते हैं, फिर वो कोई पोएम हो सकती है, स्टोरी हो सकती है, बुक लिखी है आपने, कोई नया फॉर्मूला बनाया है, इन्वेंशन किया है, कुछ भी ऐसा जो आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बनाया, तो वो आपकी प्रॉपर्टी है। अब बात करते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कैसे बचाया जा सकता है मेक इन इंडिया से। देखिए, पहले क्या था कि इंडिया में लोग पढ़ते थे, लिखते थे, समझदार बन जाते थे, चीज़ें सीखते थे, और उसके बाद जॉब करने फॉरेन चले गए। ठीक है, वहाँ पर जाकर इन्वेंशंस कर रहे हैं और वहाँ के लोगों को बेनिफिट दे रहे हैं। नो डाउट आजकल भी ऐसा हो रहा है। तो मोदी जी को लगा कि ये बड़ी गंभीर समस्या है कि पढ़ते लिखते हमारे यहाँ हैं तो हमारी हेल्प करनी चाहिए ना, इंडिया को ग्रो करने में मदद करनी चाहिए। ये तेज़ दिमाग वाले लोग बाहर क्यों जा रहे हैं, इनको इंडिया में रखो। और इंडिया में ये तभी रहेंगे जब आप मैन्युफैक्चर करेंगे, जब आप अच्छी पॉलिसीज़ लाएंगे, न्यू इन्वेंशंस करेंगे। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ज़्यादातर कॉमर्स वगैरह में यूज़ होती हैं, तो इसीलिए इन्होंने सोचा कि हम कॉमर्स को इम्प्रूव कर देते हैं। जैसे कि कोई लोगो, कोई डिज़ाइन, कोई साइन, इस तरह की चीज़ें बनाने वाले लोगों को इंडिया में ही रखो, यहीं मैन्युफैक्चरिंग करवाइए, यहीं उनको रखिए, इतना अच्छा उनको सैलरी पैकेज दीजिए कि वो फॉरेन जाने का सोचे ही नहीं। ठीक है, तो इन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बचाने की कोशिश की।
नेक्स्ट, रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी। ऑब्वियसली हमारा मेन मकसद यही था कि हमें इंपोर्ट नहीं करना है, हमें हर चीज़ खुद से बनानी है, ठीक है। अब ये देखें नेक्स्ट पॉइंट की चेंजिंग माइंडसेट, यानी कि इन्होंने ये सोचा कि इंडिया के लोगों का भी माइंडसेट चेंज करना है और बाहर की कंट्रीज़ के लोगों का भी माइंडसेट चेंज करना है। पहले क्या था, हमारे दिमाग में यही था कि भाई इलेक्ट्रॉनिक आइटम ना सस्ते दाम पे अच्छा तो चाइनीज़ का ही होता है, तो हम चाइना का ही माल खरीदना पसंद करते थे। लेकिन जब उतने ही रेट पर हमें इंडिया में बना हुआ प्रोडक्ट मिलने लगा तो हमारा माइंडसेट चेंज होने लगा और अब हम देसी की तरफ जा रहे हैं, विदेशी को भूल रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या रीज़न रहे फेलियर के। जैसा मैंने पहले भी कहा, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट जो सोचकर बनाया गया था उसके सारे टारगेट्स अचीव नहीं हुए, कुछ समस्याएं आई बीच में। क्या थी वो समस्याएं या चैलेंजेस क्या थे? फर्स्ट, शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड पीपल, वेरी इंपॉर्टेंट। नो डाउट हमारे पास मैन पावर बहुत है, ठीक है, आबादी इतनी ज़्यादा है तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने से हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स तो बहुत है, लेकिन वो स्किल्ड नहीं है भैया। प्रॉब्लम ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, यहाँ थ्योरेटिकल चीज़ें सिखाई जाती हैं, लेकिन जब बच्चा डिग्री लेकर बाहर जॉब करने जाता है तो उसे करना ही नहीं आता कुछ भी, क्योंकि उसे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो हमारे पास लेबर तो है लेकिन वो स्किल्ड नहीं है, इसीलिए प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा नहीं हो रहा। सेकेंड, रेजिंग कॉम्पिटिटिवनेस, यानी कि अब आपने फॉरेन वालों को खुली छूट दी है कि भैया आओ मेरी कंपनी में पैसा लगाओ, मेरी कंट्री में आप अपनी नई कंपनी खोलो, ठीक है, यहाँ के लोगों को आप सैलरीज दो। अब ऐसा करने से क्या कंपटीशन नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। इंडियन प्रोडक्ट के अलावा दूसरी कंट्रीज़ के प्रोडक्ट भी इंडिया में बनने लगे, यहीं पर सेल होने लगे, तो कंपटीशन बढ़ने लगा, ठीक है, जिससे हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। थर्ड, इलेक्ट्रिसिटी या ट्रांसपोर्टेशन या लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है इंडिया में। कोई भी कंट्री इंडिया में इन्वेस्टमेंट तभी करेगी अगर उसे ये पता है कि भाई यहाँ पे कंपनी खोलने से मुझे लेबर सस्ती मिल जाएगी। हाँ जी, मिल जाएगी, इंडिया में लेबर सस्ती है, इंडिया से रॉ मटेरियल भी इजीली मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्शन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस या फिर हमारे जो डॉक चार्जेस हैं, ड्यूटीज़ हैं, ये इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि यहाँ पर प्रोडक्ट बनाने के बाद उस प्रोडक्ट की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसीलिए फॉरेन लोग इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहते। ज़्यादातर लोग जो है वो थाईलैंड या चाइना जैसी कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इस तरह की कॉस्ट बहुत सस्ती हैं और जिससे प्रोडक्ट सस्ता बनकर तैयार होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स लेबर लॉज। हमारे कंट्री के लेबर से रिलेटेड जो लॉज है वो बहुत ज़्यादा जटिल हैं। आप बिना मतलब के उनको ले ऑफ नहीं कर सकते, अगर आपको उनको ओवर टाइम करवाना है तो एक्स्ट्रा पेमेंट देनी पड़ेगी, उनके वर्किंग आवर्स फिक्स्ड होते हैं। इतने सारे प्रॉब्लम्स होने की वजह से लोग यहाँ आना ही नहीं चाहते, कहते हैं झंझट में कौन पड़े, यहाँ तो कानून ही बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, यानी यहाँ पर रेगुलेटरी करने का जो एनवायरनमेंट है वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। यानी अगर कोई बाहर का पर्सन इंडिया में इंडस्ट्री बनाना भी चाहे तो पहले तो लाइसेंस लीजिए, ढेरों पेपर वर्क कीजिए, ठीक है, करप्शन इतना है, इतनी समस्याएं हैं कि बेचारा कंपनी खोलने से पहले ही भाग जाता है, ठीक है, वो डर जाता है कि यहाँ तो कंपनी खोलनी ही नहीं है। नेक्स्ट, पॉलिसी पैरालिसिस, यानी हमारी कंट्री अगर कोई डिसीजन लेना चाहती है तो वो अपने आप ले नहीं पाती। क्यों? क्योंकि जिस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया गया है उसमें बाहर के लोगों का भी पैसा लगा है। अगर आपको कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है, कोई नया डिसीजन लेना है तो पहले उनको कंसल्ट करना पड़ता है। अब वो लोग आपकी बात अगर नहीं मानेंगे तो आप प्रोजेक्ट कर ही नहीं सकते, तो यानी आपको पॉलिसीज बनाने में समस्या आती है, ठीक है, क्योंकि ये डिसीजन आप खुद नहीं ले सकते। एंड नेक्स्ट, ओवरली रिलायशन ऑन फॉरेन फंड्स, मतलब हम जो हैं वो ज़्यादातर रिलायंस हैं किस पर? फॉरेन फंड्स पर। मतलब इंडिया में खुद का पैसा कम है, बाहर के लोगों का पैसा ज़्यादा है। अब जब बाहर के लोग इंडिया में पैसा लगाएंगे तो वो अपनी मर्जी चलाएंगे ही, भाई उन्होंने पैसा दिया है तो वो अपनी मर्जी चलाएंगे, जिसकी वजह से हम मालिक होने के बावजूद भी सही तरीके से काम नहीं कर पाते। एंड लास्ट, लैक ऑफ कनेक्टिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट, कि इंडिया में कनेक्टिविटी की कमी है, प्रॉपर रोड नहीं है, ब्रिजेस नहीं है, इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है, या वाटरवेज हमारे सही नहीं है, समुद्री रास्ते कि जिसके ज़रिए हम एक्सपोर्ट्स करवा सकें। तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट जो था इन वजह से थोड़ा फ्लॉप रह गया। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।